हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पिछले क्लासेस में मैंने आपको जो है प्योर आर, प्योर एल और प्योर सी सर्किट्स के बारे में काफ़ी डिटेल बता दिया था। अभी आज का हमारा जो टॉपिक है, फिलहाल हमारा उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। हमने एक क्वेश्चन लिया है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। मैं आपको एकदम जीरो लेवल से सारी चीज़ें बताते चल रहा हूँ। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि क्या होता है रिएक्टेंस, और फिलहाल हमें अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए और कुछ क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करने को बोल दे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग पहले इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। अभी सिमिलरली ऐसे ही एक कैपेसिटर पे भी क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें क्या कह रहा है कि एक इंडक्टर है जिसके साथ एक इफेक्टिव एसी सप्लाई लगा हुआ है। इफेक्टिव मतलब आरएमएस वैल्यू दे रखा है यहाँ पे। 0.265 हेनरी का एक इंडक्टर लगा हुआ है, उसमें 230 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई से कनेक्ट किया गया है एक इंडक्टर को। तो कह रहा है, आपसे सबसे पहले पूछ रहा है कि आप इंडक्टिव रिएक्टेंस बताइए, वोल्टेज वेव बताइए, करंट वेव बताइए, और इस इंडक्टर द्वारा कितनी एनर्जी स्टोर की जा रही है ये हमें बताइए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मैक्सिमम एनर्जी स्टोर पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम एनर्जी कितना स्टोर कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला काम होगा कि हम रिएक्टेंस जाने होता क्या है। रिएक्टेंस बेसिकली रिएक्टिव कंपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है। इंडक्टर भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, दोनों रिएक्टिव कंपोनेंट हैं। रिएक्टेंस जिसको आप बोलते हैं फिलहाल, ये क्या करता है, एसी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। जो एसी करंट होता है उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। इसकी यूनिट ओम होती है। क्या होती है? यूनिट ओम होता है, ठीक है। अगर इंडक्टर में है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर में है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हम यहाँ पे इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करेंगे। एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल। एल तो हमें पता है, ओमेगा हमें निकालना है पहले। तो ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf। तो 2πf, 2π रहने दीजिए, 2 इंटू 3.14 इंटू एफ की वैल्यू कितना आएगा, 60 हर्ट्ज दे रखा है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 377 रेडियन पर सेकेंड। कभी कभी आपसे डायरेक्टली एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी ऐसे ही कुछ भी पूछ लेता है। तो आपको बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ओमेगा आपका निकल गया। हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है। हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रख दें 377 इंटू 0.265 मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 100 ओम आएगा। ये एक्सएल की वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 ओम आएगा। क्योंकि आप केएलसी से इसको चेक करते चलिएगा, मे बी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना। ये हमारा प्री कैलकुलेशन है, अभी आप इसको जो है साथ ही साथ करते चलिएगा, देखते चलिएगा। तो अभी ये हमारे पास क्या है, ये आ गया फिलहाल ओमेगा की वैल्यू। अब हमें दूसरी चीज़, यहाँ पे जो वैल्यू वोल्टेज हमें दे रखा है, हमें वोल्टेज इक्वेशन निकालना है। वोल्टेज इक्वेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो आपको पता है कि जो दे रखा है वोल्टेज वो VRMS दे रखा है, और हमें मैक्सिमम अगर निकालना है तो √2 टाइम VRMS। तो यहाँ हो जाएगा 230√2, ये मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा। तो अब आप इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो Vm साइन ओमेगा टी, यही होता है इंडक्टर का। तो अभी आप देखेंगे Vm की वैल्यू क्या हो जाएगी, 230√2 साइन ओमेगा की वैल्यू 377 टी। यहाँ से आपने वोल्टेज वेव निकाल लिया। आप सबको ये बात समझ में आ रही होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। आपने क्या निकाल लिया, आपने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वेव निकाल लिया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हमसे कहेगा कि मैक्सिमम करंट बताओ। तो करंट हमें निकालना है, कौन सी करंट, मैक्सिमम करंट। हमें मैक्सिमम करंट अगर हमें निकालना है तो आप देखिएगा I मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज अपान रिएक्टेंस। मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, 230√2 अपान 100।
तो कितना आ जाएगा 2.3 √2 एम्पियर, ये मैक्सिमम करंट आ जाएगी। अब चूंकि आपको पता है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट है, इसलिए यहाँ फाई की वैल्यू क्या होगी पाई/2, अर्थात आप कहेंगे 90 डिग्री लैग। कैसा होगा 90 डिग्री लैग किससे, वोल्टेज से। तो अभी हमें करंट का इक्वेशन हमें बनाना है, तो I = Im sin ω t माइनस पाई/2, 90 डिग्री लैग है ना। तो अब आप देखिएगा, अब आप देखिए I ऑफ t = 2.3 √2 sin 377 t minus पाई/2। दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन। नाउ एनर्जी स्टोर बाय इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर। जब मैंने आपको इंडक्टर पढ़ाया था स्टार्टिंग में, तो मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस किया था कि एक इंडक्टर द्वारा एनर्जी स्टोर कितना होगा। तो आप लिखेंगे E = ½ Li², चूँकि मैक्सिमम एनर्जी हमें चाहिए तो I max 1/2 0.265 इंटू I 2.3 √2 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा जूल में आपका आ जाएगा, ठीक है ना। किस में आएगा, जूल में आएगा, 1.4 जूल के अप्रॉक्सीमेट आएगा, 1.4 जूल के अप्रॉक्सीमेट, 1.4 जूल। ये हमारे पास एनर्जी हो गया इंडक्टर में स्टोर एनर्जी, ठीक है ना, इंडक्टर में स्टोर एनर्जी। अब यहाँ पे आपसे और भी क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है मैक्सिमम लैगिंग रिएक्टिव पावर कितना होगा इंडक्टर के क्रॉस। तो मैक्सिमम रिएक्टिव पावर जिसको आप Q से डिनोट करते हैं, अभी आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं लैगिंग रिएक्टिव पावर, तो आप मैक्सिमम दे चाहिए तो Im का स्क्वायर XL है ना, इसको हम बोलेंगे QL। क्या बोलेंगे, QL मैक्सिमम इंडक्टिव, जो आपके पास मैक्सिमम लैगिंग रिएक्टिव पावर है या मैक्सिमम इंडक्टर का जो पावर है उसको आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कि आप इंस्टेंटेनियस पावर चाहते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इंस्टेंटेनियस पावर ले सकते हैं करंट और वोल्टेज इक्वेशन का। और अगर एवरेज पावर की बात करेंगे तो ये हमेशा आप जानते हैं कि प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के क्रॉस जो आपका एवरेज पावर होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी इंडक्टर से रिलेटेड। अब सेम टू सेम एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे हम एक कैपेसिटर के लिए क्वेश्चन लेते हैं, उसको समझते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव करता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ये AC पर ज़्यादा होता है और DC पर कम होता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा इसमें फ्रीक्वेंसी है, AC पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो XL बढ़ जाएगा, और DC पे फ्रीक्वेंसी कम होती है तो ये ओमेगा कम होगा, तो फिलहाल आपका क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कम हो जाएगा। तो अच्छा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ होना चाहिए, आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा जो है बता दूँ यहाँ पे आपको, देखिएगा हमारे पास क्या होगा, जो XL की वैल्यू होगी 2πfL। तो जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, मतलब XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, और फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, कम होगा। अब ये फ्रीक्वेंसी आपका जो है, फ्रीक्वेंसी DC में क्या होती है, 0। तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं DC पर एक इंडक्टर जो होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। कैसे, शॉर्ट सर्किट, एक इंडक्टर DC पर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। रीज़न, क्योंकि उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, 0 होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, 0 होता है। तो बहुत अच्छा आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा फिलहाल इंडक्टिव रिएक्टेंस को लेकर के, ठीक है। चलिए अभी हमारा अगला टॉपिक है, इसी में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं,
सेम टू सेम हमने क्वेश्चन लिया है, सेम टू सेम, बस वो इंडक्टर था, यहाँ कैपेसिटर है, बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं आने वाला है। तो अभी हमें इसके बारे में देखना है और जानना है कि किस तरीके से इस सर्किट के वो सारे मतलब फ़िलहाल हम लोग कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, वो सारे डेटाज हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जैसे एक हम लोग इंडक्टिव सर्किट के लिए भी कैलकुलेट किए हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो होता है एक्स सी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? एक्स सी इज इक्वल टू 1/जे ओमेगा सी। जे से हमें यहाँ ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है ना, अभी हम लोग जे इसको लेकर के नहीं चलेंगे। जब हम लोग दो कंपोनेंट्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उस टाइम जे की ज़्यादा फिलहाल इंपॉर्टेंस होती है, तो उस टाइम हम बहुत अच्छे से देखेंगे। 1/ओमेगा सी मान के चलते हैं, मतलब एक्स सी इज इक्वल टू 1/2πfc, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर रिएक्टेंस घटेगा और फ्रीक्वेंसी घटने पर रिएक्टेंस बढ़ेगा। मतलब अगर हम बात करें डीसी पर, तो ये डीसी को टोटली क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है और एक्सएससी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी एट डीसी। तो जब इनफाइनाइट हो जाएगी, सर्किट ओपन हो जाएगा, मतलब डीसी सप्लाई को ब्लॉक करता है, पास होने नहीं देता। और एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उस पर रिएक्टेंस कम होगा, मतलब एसी सप्लाई को ईजिली जाने देगा। अब देखिए, हमें रिएक्टिव ये हमें कैलकुलेट करना है, एक्स सी इज इक्वल टू हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम ओमेगा कैलकुलेट कर लें। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, 2π रहने दीजिए, 3.14 इंटू एफ़ की वैल्यू कितनी है? 50 हर्ट्ज। एफ़ की वैल्यू कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको पता है कि 340 होता है जब आप क्या करते हैं? 50 हर्ट्ज सप्लाई लेते हैं। 314 ओमेगा की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करते हैं। 314 इंटू 26.5 माइक्रो, मतलब 10 के पावर -6 माइक्रो फैरेड को हमें फैरेड में पुट करना पड़ेगा, तो 10 के पावर -6। अब देखिएगा, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और डिटेल में ले चलते हैं फिलहाल। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 10 के पावर 6 को ऊपर ले लीजिए, 10 के पावर 6 अपान 314 इंटू 26.5, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 325 के आना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली कितना आना चाहिए? ये 120 ओम। अच्छा, 120 ओम, हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालना है, 120 ओम, ये एक्सेसी 120 ओम। अब हमें मैक्सिमम अगर हमें वोल्टेज निकालना हो तो √3 VRMS, मतलब 230 इंटू √2 होगा, ये हो जाएगा। अब आपने मैक्सिमम वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया तो आप इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वेशन लिख सकते हैं, VT इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। VM की वैल्यू 230 √2 साइन 314t, ये V ऑफ T हो गया। क्या हो गया? V ऑफ T, ठीक है। अब अगर आपने V ऑफ T निकाल लिया तो अभी हम लोग करंट पे काम करेंगे। तो सबसे पहले मैक्सिमम करंट तो निकाला जाए, IM, मैक्सिमम वोल्टेज 230 √2 अपान रिएक्टेंस कितना आया है? 120, डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कितना आएगा? मैक्सिमम करंट IM की वैल्यू क्या आएगी भाई? IM की वैल्यू आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2.71, कितना आएगा? 2.71 एम्पियर, ये मैक्सिमम करंट आएगी, ठीक है। आप इसको KLC वगैरह से कैलकुलेट करके चेक करते रहिएगा। मैंने आपको बताया कि ये प्री कैलकुलेटिंग डेटा है, मे भी मिस्टेक हो सकता है डेटा में, कैलकुलेशन में। मेथड सारे सही है, कैलकुलेशन आप इसको करते चलिएगा, ठीक है ना, ठीक है।
मैक्सिमम वैल्यू आ गया तो अभी हमें आई ऑफ टी अगर निकालना है, चूँकि आपको पता है कि कैपेसिटर में करंट लीड करती है, तो आप यहाँ लिखेंगे आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 मतलब π/2। तो यहाँ आप लिखेंगे 2.71 साइन 340 टी प्लस 90। ठीक है ना, ये आपका आई टी हो गया करंट इक्वेशन। सिमिलरली अब हमें एनर्जी अगर निकालना है, स्टोर्ड एनर्जी, तो आप देखिए स्टोर एनर्जी क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो अगर मैक्सिमम निकालना है तो हमें मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे रखना पड़ेगा, रख के आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। C की वैल्यू रखिए, V की वैल्यू रखिए, कैलकुलेट करिए, आपका क्या आ जाएगा, कैपेसिटर द्वारा स्टोर्ड एनर्जी आ जाएगा, कैपेसिटर द्वारा स्टोर्ड एनर्जी आ जाएगा, मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी। अब यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या है, अगर पावर फैक्टर बोले तो 0 हो जाएगा तुरंत। क्यों भाई, क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो फाई एंगल है वो हमारा कितना है, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है ना, बात समझ में आया। तो पावर फैक्टर प्योर इंडक्टिव सर्किट हो या प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो, उसके लिए 0 होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर रखनी है। QC कैलकुलेट करना है तो आप लिख सकते हैं आई सी स्क्वायर या XC, जो भी आई होगा। ठीक है, तो नो डाउट आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर इसमें कहीं पर भी आपको डाउट होता है, किसी भी तरीके की जो है कन्फ्यूज़न किसी तरीके का हो रहा हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए, आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग अब सीरीज सर्किट पे बात करेंगे। तो फ़िलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।